नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से, जहां पर चुनाव सर पे हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दल प्रचार में अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज उत्तर प्रदेश के रण में दिग्गजों ने जोर लगाया। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं थे, उन्होंने लखनऊ में विजय रथ यात्रा निकाली। काफी तादाद में समर्थक उनके साथ मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ में थे और जनसभा के दौरान उनके तेवर भी काफी तीखे दिखाई दिए। योगी जी, तुमसे ना हो पाएगा। जिसको 24 घंटे बिजली चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आज शिलान्यास किया है। ये यूनिवर्सिटी 700 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यहां पर अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, अब खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को लाखों करोड़ों के संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे वो मेडल की झड़ी लगा रहे हैं। पीएम ने कहा कि पहले बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। ये सोसीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके राजनीतिक जीवन में उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अभी मौजूदा हाल में एमएलसी हैं। हालांकि योगी ने इस बात को साफ नहीं किया है कि आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, और ये पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में विजय यात्रा निकाली है। उनके साथ काफी तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे और कहा उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इशारे पर छापे मारे जा रहे हैं। अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमला करते दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर पिछड़ी हुई है। सपा अध्यक्ष ने वादा किया कि सरकार अगर उनकी बनी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे, साथ ही किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जाएगी।
जो बदलाव ना चाहता हो, परिवर्तन ना चाहता हो, केवल अपनी वाहवाही के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं। पहले गलत जैन के यहां चले गए, और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। दाईं तरफ एक स्टेडियम है बहुत बड़ा। याद होगा जब यहां पर क्रिकेट का मैच हुआ था, उस समय जिसने भी देखा स्टेडियम को, उसने कहा कि ऐसा देश में स्टेडियम नहीं बना है। जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोई बड़ा काम अगर करना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है, तो वो अपने बनाए हुए स्टेडियम को नहीं ढूंढते हैं, आपके बनाए हुए स्टेडियम में आकर के कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद रहे और उन्होंने लखनऊ में आज रैली की है। उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ ही थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हाल था और योगी सरकार का मैनेजमेंट पूरी तरह से विफल रहा। केजरीवाल ने कहा कि मुझे स्कूल और अस्पताल बनवाना आता है और अगर उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में भी स्कूल और अस्पताल बनवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञापन नीति पर भी हमला बोला और कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जनता की मेहनत के करोड़ों रुपए विज्ञापनबाजी में फूंक दिए हैं। पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ तो वो उत्तर प्रदेश है। इनका इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में करोड़ों रुपए फूंक दिए योगी सरकार ने इश्तिहार देने में। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? आज पूरे देश के किसी कोने में चले जाओ, एक एक आदमी कहता है यार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिया इन्होंने इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनके बस में इनसे सरकार नहीं चली तो इन्होंने 5 साल में केवल शमशान घाट बनाए और जनता को शमशान घाट बेचने का इंतजाम करा। 75 साल में इन पार्टियों ने जानबूझ के, मैं ये शब्द बड़े नपे तुले, जानबूझ के देश को गरीब रखा है, अशिक्षित रखा है, ताकि हम इनकी रैलियों में जाते रहे, हम इनके वोट बैंक बनते रहे। हमें पढ़ने नहीं दिया, जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रखे इन्होंने, जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा। 5 साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी में नहीं हो सकते थे? यूपी में भी हो सकते थे। करना नहीं चाहते ये लोग, इन्होंने जानबूझ के हमको अनपढ़ रखा है। अब नहीं चलता। अभी सुली डील्स नाम के ऐप का विवाद चल ही रहा था कि एक बार फिर ठीक उसी तरह का एक मामला सामने आया है। एक ऑनलाइन ऐप के दोबारा मुस्लिम महिलाओं के फोटो कथित ऑक्शन को लेकर अपलोड किए गए हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को कहा कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की गई हैं। उन्होंने इस मामले को मुंबई पुलिस के सामने उठाया है और मांग की है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस ऐप का नाम बुल्ली बाई ऐप है, जो सुली बाई का क्लोन जैसा लग रहा है।
तमाम शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने भी इस मामले में एक्शन लिया है। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पर की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था, जहां पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फोटोज का इस्तेमाल कर खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट कर कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा था। तो मैंने इसके बारे में आईटी मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहां पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहां पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने आईटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि ये घिनौना है, प्रशासन की निष्क्रियता ने ऐसे अपराधियों को बेशर्म बना दिया है। अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली पुलिस से गुजारिश है कि इस मामले की जांच करे और सख्त कार्रवाई करे। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। लिखा है कि गिटहब ने आज सुबह इसके यूजर को ब्लॉक करने की पुष्टि की है। CERT और पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई इस पर कर रही है। इस मामले में सियासत गर्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस मामले का संज्ञान लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर बुल्ली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। आरोप ये है कि इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड कर उन पर अभद्र टिप्पणी और गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके फोटो इस ऐप में अपलोड किए गए और उस पर लगातार सोशल मीडिया में गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं, अभद्र टिप्पणी की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने महिला पत्रकार की शिकायत पर IPC 509 के तहत ये केस दर्ज कर लिया है और पुलिस पता लगा रही है कि आखिर इस ऐप को बनाने वाले कौन हैं। इससे पहले 2020 में सुल्ली डील्स नाम का ऐप आया था, उस पर भी मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया था। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं के फोटो उस ऐप में अपलोड किए गए थे और उस पर भी गंदे कमेंट्स और भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे। खास बात यह है कि ये दोनों ऐप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गिटहब है उस पर बनाए गए हैं। सुल्ली डील्स भी इसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था और जो बुल्ली बाई ऐप है ये भी गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। तब भी दिल्ली पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं की शिकायत पर जो सुल्ली डील्स ऐप है उसके खिलाफ केस दर्ज किया था और एक केस उत्तर प्रदेश में भी दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने तब गिटहब को नोटिस जारी कर ये पूछा था कि इस ऐप को बनाने वाले कौन हैं और इसके पीछे क्या मकसद है। लेकिन जो गिटहब का हेडक्वार्टर है अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, तब उसने दिल्ली पुलिस के नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया और अब तक इस मामले में ये पता नहीं चल सका है कि सुल्ली डील्स ऐप को बनाने वाले कौन हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इसी गिटहब प्लेटफॉर्म पर ये दूसरा ऐप आ गया है जिसका नाम बुल्ली बाई है और इसमें भी ठीक वैसा ही किया जा रहा है जैसा कि सुल्ली डील्स ऐप में किया जा रहा था। मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है और लगातार उनके फोटो अपलोड कर गंदे और भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम जो सोशल वर्कर हैं उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई है और सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं उस पर इस ऐप को लेकर जमकर आलोचना हो रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले को उठाया है और मुंबई पुलिस में इस बात की शिकायत की है और ये कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि इस ऐप को बनाने वाले कौन हैं, लेकिन ये दो ऐसे ऐप हैं सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई जो पिछले 2 सालों के अंदर लॉन्च हुए हैं और इन पर लगातार मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ
अभद्र टिप्पणी की जा रही है और उनके फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। तो ये थे मुकेश सिंह सिंगर, हमारे सहयोगी, जो इस बारे में जानकारी दे रहे थे। पहले से एक ऐप था सुली डील्स और उसके बाद ये नया ऐप जिसके जरिए लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। अगली खबर पे बढ़ते हैं। हरियाणा के जींद जिले में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अच्छी बात ये रही कि हेलीकॉप्टर पर सवार सेना के 4 जवान सुरक्षित हैं। नरवाना कस्बे में खेत में हुई इस लैंडिंग के बाद वहां स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। और अब खबर देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की। कुल मामलों की संख्या जो है अब 1525 यानी 1525 बताई जा रही है कि इतने केसेस आए हैं। ओमिक्रॉन के 560 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 460 मामले हैं, दिल्ली में 351, तमिलनाडु में 117, केरल में 109, गुजरात में 136, राजस्थान में 69, तेलंगाना में 67 और कर्नाटक में 64, यानी कुल मामले जो हैं वो 1525 हैं अब तक, अगर हम पूरे देश के नक्शे पे नजर डालें तो ये साफ है कि जो बड़े राज्य हैं, जो बड़े शहर हैं, वहां पे मामले ज्यादा हैं। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, और दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ी है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 3100 नए मामले आए हैं। पिछले 3 दिनों से यहां कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कल 2716 केस आए, जो पिछले दिन के मुकाबले 50% ज्यादा रहे। कल कोरोना का संक्रमण दर बढ़ के 3.64% हो गया है, जो कि 21 मई के बाद से सबसे ज्यादा है। हाल में जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि 0.5% संक्रमण दर थी जब येलो अलर्ट जारी किया गया था। इससे पहले 21 मई को संक्रमण दर जो है वो 4.76% रही थी। दिल्ली में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 6360 हो गई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के हालात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि मामले बढ़ रहे हैं पर लोग गंभीर नहीं है, ये अच्छी बात है और अस्पताल जाने की जरूरत कम पड़ रही है, लेकिन ऐसे में लोग पैनिक न करें, सिर्फ कोरोना के नियमों का पालन करें। 29 दिसंबर को 2000 एक्टिव केसेस थे, 1 जनवरी को 6000 एक्टिव केसेस थे, 3 गुना बढ़ गए। लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से। 262 टोटल, सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे। और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कम ही हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी, बुखार। अच्छी बात है ये कि लोग में गंभीर बीमारी कम देखी जा रही है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बनी रहे हालत। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते, मामले वैसे सब जगह पे बढ़ रहे हैं क्योंकि संक्रमण दर काफी तेज है। पश्चिम बंगाल में भी मामले बहुत बढ़े हैं और यहां पर अब पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में कल से स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे, दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे, रात 10 से सुबह 5 तक कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू। कोलकाता मेट्रो 50% की क्षमता के साथ ही चलेगी। शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से खुलेंगे और शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे, उसके बाद बंद किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 13,000 से ज्यादा है। और हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 5 शहरों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और अंबाला में शाम 5 बजे तक ही बाजार और मॉल खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। बार, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और अंबाला में 50% क्षमता के साथ ही दफ्तरों में भी लोग काम के लिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए बैठक भी बुलाई है। सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं, जिलों को 2 हिस्सों में बांट दी है। जिनमें ज़्यादा संक्रमण है
उनको ए कैटेगरी में रखा है। उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला है। इनमें ज़्यादा सख्तियाँ लगाई गई हैं, बाकियों में भी सख्तियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर जो बाज़ार हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारे दफ्तर जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रच, आंगनवाड़ी सारे प्रदेश में बंद कर दिए गए। तो एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही अपनी जगह पर बनी हुई है। नए साल के मौके पर सभी जगहों पे काफी भीड़ नजर आई और आगरा की तस्वीर देखिए। आगरा के ताजमहल में ताजमहल देखने के लिए लोगों की किस तरह से भीड़ उमड़ी। फतेहपुर सीकरी जैसे दूसरे ऐतिहासिक स्थलों पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। ताजमहल देखने तो इतने लोग पहुंच गए थे कि उनको नियम कायदों में रखना बेहद मुश्किल हो रहा था। इनमें बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था। कुल मिलाकर इन तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि लोग अभी भी कितने बेपरवाह हैं। और इस सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। अब तक 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। दिल्ली में सरकार ने बच्चों को टीका लगाने के लिए 159 सेंटर बनाए हैं। सबसे ज्यादा 21 टीकाकरण केंद्र साउथ वेस्ट दिल्ली में हैं। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने बात की मूलचंद अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से। इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में मौजूद है और तैयारियां शुरू हो चुकी है। जो 15 से 18 आयु वर्ग के जितने भी टीनेजर्स हैं उनके लिए कल से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 1 जनवरी से कल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कोविन पोर्टल पर बच्चे वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और अभी केवल सिर्फ कोवैक्सीन अवेलेबल होगी बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर सचिन अंबेकर मौजूद है, जो मूलचंद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी है। सर, किस तरह से अलग रहेगा मूलचंद की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है? मूलचंद के लिए ये सौभाग्य है कि बच्चों के लिए हम वैक्सीनेशन ड्राइव खोल रहे हैं। जो मेन गेट से लेके ये ड्राइव थ्रू का एरिया बनाया गया है, जो जितने हमारे पेरेंट्स अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के साथ कार में आए, रजिस्टर करें। अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन इनका पहले से ना हुआ हो तो ये ऑन साइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं और वो अपनी कार में ही बैठेंगे, उनके उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस वैक्सीनेशन पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, इनकी वेरिफिकेशन होगी और टीकाकरण कार में ही लगेगा, इनको उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आप देख रहे हैं आगे जाके वो इन स्तंभों पे जहाँ जहाँ उनके नंबर्स दिए गए हैं वो वहाँ पे रुकेंगे 30 मिनट तक। वो देखेंगे कोई दिक्कत ना हो। हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज भी होंगे यहाँ पे और रिफ्रेशमेंट्स भी होंगी ताकि उनको भूख प्यास ना लगे अगर बहुत टाइम उनको लगे वेटिंग के लिए। और जैसे ये टीकाकरण का सीमित टाइम ख़त्म होगा 30 मिनट का, वो वहीं से एग्जिट करके अपने घर जा सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड्स की बात की जाए तो स्कूल का आईडी कार्ड भी मान्य रहेगा और क्या उसके कारण है ये डॉक्टर अंबेकर बताएंगे। सर, क्या कारण है स्कूल का आईडी कार्ड? जैसे कि आप जानते हैं कि 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे या तो उनके पास एक गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन हो, जैसे आधार। मान लीजिए कि कुछ बच्चों के आधार नहीं बने गए या बहुत पुराने वाले आधार, जब वो बचपन के वो 6 साल या 5 साल के जो बने हैं और ऑब्वियसली अभी वो 18 साल के हैं, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने ये अनुमति दी गई है कि अगर इनके पास गवर्नमेंट कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो तो स्कूल में जो आइडेंटिफिकेशन जिससे वो उनका आईडी कार्ड हो, जो जिनका रोल नंबर हो, वो भी दिखा के अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तकरीबन 8 करोड़ बच्चे 15 से 18 आयु वर्ग के पूरे देश में हैं, तो कितना ज़रूरी आपको लगता है ये? अक्षय जी, जैसे आपने बताया कि काफ़ी बड़ा अनुमान है कि ये पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और ये वही पॉपुलेशन जिनका टीकाकरण ना हो पाया। अब ये पॉपुलेशन जो है, ये बच्चे हमारे, इस टीकाकरण के संभाव से वो स्कूल जा पाएंगे। अपने जो एक रेगुलर स्कूल लाइफ थी, जो जैसे आपने बताई, हमने बताई, ये बच्चे ये कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की जा रही है यहाँ पे और जिस तरह से ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए तैयारियों की ज़रूरत भी थी और लगातार वो तैयारियां की जा रही है ताकि कोविड से लड़ाई जारी रखी जाए और कोविड को हम जल्द से जल्द हरा पाए।
कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले काफी तेजी के साथ बढ़े हैं। दूसरी लहर के मुकाबले अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमितों की तादाद काफी कम है। अगर हालात और गंभीर हुए तो राज्य सरकार पाबंदियां भी सख्त करेगी। 10 मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे। जवळपास 20 पेक्षा जास्त आमदारांना कोरोनाची लागण झालेली आहे। पेशंटची संख्या फार गतीने जर वाढायला लागले तर नाईलाजाने अजून कठोर निर्णय घेण्याची। 175 कोटी। महाराष्ट्र विधानसभा के हाल में संपन्न सत्र में 30 विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना का दायरा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए राज्य सरकार और सख्त पाबंदियां लागू कर सकती है। मुंबई में 16,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और फिलहाल 2,371 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। 30 नवंबर 2021 को 6.4% बेड पर मरीज थे। 31 दिसंबर 2021 को 7.8% बेड पर मरीज थे। अच्छी बात यह है कि जितनी तेजी के साथ केस बढ़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन के अलावा दूसरी लहर में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट भी आसपास मौजूद है। आने वाले दिनों में अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े तो शायद लॉकडाउन की तरफ भी हमें कुछ दिनों के लिए फैसला लेना पड़ सकता है। सरकार लॉकडाउन लागू करने के मूड में नहीं है, लेकिन पाबंदियां बढ़ सकती हैं। बहुत सारे कारपोरेट जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम और कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना बना रहे हैं। पिछले हफ्ते सक्रिय मामले 4,765 से बढ़कर 16,441 पर पहुंच गए, यानी नए मामलों में 4 गुना इजाफा। आने वाले दिनों के आंकड़े तय करेंगे कि पाबंदियां कितनी बढ़ाई जानी हैं। मुंबई से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बेंगलुरु में कोरोना और कर्फ्यू के चलते नई साल की रौनक फीकी रही, क्योंकि पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू है। हालांकि बाहरी बेंगलुरु में कुछ जगहों पर छुपकर जश्न जारी था, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर रंग में भंग डाल दिया। लेकिन दिन ढलते ही शहर में लोग अपनी हसरत पूरी करते नजर आए। कोरोना की परवाह किए बिना पार्क में काफी भीड़ नजर आई। बाहरी बेंगलुरु के रामनगरा में नए साल की पार्टी में देर रात पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। यहाँ तैयारी अच्छी चल रही थी, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था, लेकिन ये पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। कहीं छुपकर नए साल का जश्न मनाने की कोशिश की गई तो रात के कर्फ्यू की वजह से जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, वो अपनी हसरत दिन में पूरी करते नजर आए। शहर के बीचों बीच कब्बन पार्क में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। बच्चों को घुड़सवारी करवाते माता पिता की भी लापरवाही साफ थी। यहाँ मास्क की भी किसी को परवाह नहीं। हाँ, मास्क क्यों नहीं लगाते? लगा लेंगे। आप भी नहीं लगाए हुए, वो भी नहीं लगा रहा। ऐसा तो पूरे बहुत आदमी तो क्यों नहीं लगा रहे? तो वायलेशन है ना। लगा लेंगे जो। पार्क में कोरोना की परवाह किए बिना लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना की भी किसी को फिक्र नहीं। हम लोग नए साल की खुशियाँ धीमी गति से मना रहे हैं। हम लोगों को घरों में ही नया साल के खुशामद करने का मौका मिला अपने दोस्त अहबाब के साथ। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं गए कल, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि सुबह जो 6 o'clock जो कर्फ्यू स्टॉप होगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। कर्नाटक में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी 31 दिसंबर की रात सड़क पर नजर आए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।